तो आज जो है हम गॉस लॉ के 11 नंबर सवाल को देखेंगे। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, इसका इनर रेडियस जो है R1 है और आउटर रेडियस जो है R2 है। मतलब मटेरियल कहाँ होगा इस हॉलो स्फीयर में? मटेरियल कहाँ है? इस पार्ट में मटेरियल है और इसी पार्ट में जो है Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे चार्ज कितना है? टोटल चार्ज Q है। तो बताइए इसके कितने वॉल्यूम में चार्ज है? इसके कितने वॉल्यूम में चार्ज है? इसके पास कितना बल्क वॉल्यूम है? इसके पास जो बल्क वॉल्यूम है वो होगा, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए और इनर स्फीयर के वॉल्यूम को निकाल के घटा दीजिए उसमें से। तो देखिए इसके पास जो वॉल्यूम है, इस वथी का जो वॉल्यूम है इस मटेरियल का, वो है 4/3 पाई R2 का होल क्यू माइनस 4/3 पाई R1 का होल क्यू। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इस स्फीयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बराबर आ गया आपको 4π/3 कॉमन आ जाएगा R2 का होल क्यू माइनस R1 का होल क्यू। ये आ गया वॉल्यूम। तो बताइए इतना वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा इस स्फीयर का? रो अगर मैं कहूँ तो रो तो होता है Q/V, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना है बताइए? Q, और वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई R2 का होल क्यू माइनस R1 का होल क्यू। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रो, आ गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब देखिए हमको जो है यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे जाऊंगा तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ से x दूरी पे। जो x जो है इस सवाल में कह रखा है पहले से कि x लेस देन R2 है। R2 से तो छोटा है x लेकिन R1 से बड़ा है, ये कह रखा है। तो देखिए x कहाँ होगा? ये जो x दूरी पे जाके कोई पॉइंट हम खोजेंगे तो वो कुछ इसके बीच में होगा। तो देखिए ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा, तो वो सारा पॉइंट, उस सारे पॉइंट का मैं लोकस बना रहा हूं। देखिए ये एक क्या बन गया? ये जो अंदर में बन गया ये डॉटेड लाइन से ये एक दूसरा स्फीयर बन गया और इस स्फीयर पर जो भी पॉइंट है वो इसके सेंटर से कितना दूरी पे है? x दूरी पे है इसके सेंटर से। तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट को P कहूं तो इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड EP होगा तो उस EP का वैल्यू इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट का मैं नाम दे दिया हूं P, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं EP कह रहा हूं। तो इस सवाल में पूछ रहा है EP बराबर व्हाट? तो देखिए EP कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको देखिए, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बनाया हूं ये क्या है? एक हॉलो स्फीयर, मतलब ये एक स्फीयर है। तो इस स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा और वो EP होगा। इस पॉइंट पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EP होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। तो मतलब इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। अच्छा ये बात हुआ। और हर एक पॉइंट पर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड EP होगा। तो देखिए और बताइए ये जो स्फीयर है, ये जो हाइपोथेटिकल स्फीयर हम बनाए हैं, तो अब मैं गॉस लॉ लगाऊंगा EP निकालने के लिए। मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? फाई फ्लक्स इस स्फीयर से, ये जो हाइपोथेटिकल स्फीयर हम माने हैं, इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा कितना के बराबर? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है भाई? इसके इतना वॉल्यूम में क्या है? मटेरियल है। इसी वॉल्यूम में तो चार्ज है, इस वॉल्यूम में चार्ज है, इस वॉल्यूम में चार्ज है। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है बताइए? इस वॉल्यूम को अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से गुना कर दूं, ये जो वॉल्यूम है जिसको मैं सेट किया हूं, तो क्या आ जाएगा? Q इनक्लोज आ जाएगा। तो Q इनक्लोज को मैं क्या लिख सकता हूं? रो इंटू वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ बल्क, वॉल्यूम ऑफ बल्क लिखूंगा इनसाइड द मिडिल स्फीयर। इस स्फीयर को मैं क्या कहूंगा? मिडिल वाला स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये बीच वाला स्फीयर है, ये क्या है? अंदर वाला स्फीयर, ये बाहर वाला स्फीयर। तो अंदर वाले स्फीयर के बल्क का कितना वॉल्यूम है उसको मैं अगर रो से गुना कर दूं तो Q इनक्लोज आ जाएगा। तो इतना अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बताइए? ये फाई के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है कि फाई कितना के बराबर होता है? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। DS वेक्टर कौन सा है? एरिया वेक्टर। ये बराबर क्या आ जाएगा? Q इनक्लोज्ड रो। बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम, इस बल्क का वॉल्यूम इसी तरह से निकालिएगा
तो ये वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, ये इतना आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ई डॉट डी एस, हर एक पॉइंट पर ई, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया लूं इस स्फीयर पर, और इस एरिया के मैग्नीट्यूड को मैं अगर ds कहूं, तो इसका ds वेक्टर क्या होगा? इस ds वेक्टर पर जो नॉर्मल होगा वो ये होगा जो EP के डायरेक्शन में होगा। तो EP और ds वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 0। यानी कि E डॉट ds जो मैं लिखा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? E ds cos 0 डिग्री बराबर, इसको मैं कुछ k नाम दे देता हूं, इसका नाम मैं क्या दे देता हूं? k। तो बराबर k लिख सकता हूं मैं। अच्छा, इसके बराबर मैं k के बराबर इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं k के बराबर लिख सकता हूं। अब मैं इसके आगे इधर सॉल्व करता हूं, रुकिए एक बार इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, उसको तो मैं लिख सकता हूं E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर का साइन हट जाएगा, बराबर रो 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, इतना होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EP के बराबर है, तो इंटीग्रेशन के साइन से तो बाहर आ जाएगा ना EP। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, E का वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या है? EP के बराबर। तो EP एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकता हूं, तो EP बाहर आ गया, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना बराबर? cos 0/1। इसको तो मैं 1 लिख सकता हूं, तो 1 के बदला कुछ नहीं लिखिए तो भी बात बराबर है। तो ये साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये क्या हो जाएगा? रो 4/3 पाई इतना के बराबर, ये रो 4 रो पाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 का होल क्यूब, ये इतना का बराबर। अब बताइए, ऐसा इस बीच वाले स्फीयर पर बहुत सारा ds वेक्टर होगा, उस सारे ds वेक्टर को जोड़िएगा तो इस पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। भाई इस जो अंदर वाला स्फीयर है, बीच वाला स्फीयर है, इस स्फीयर पर ही तो उस ds वेक्टर को मैंने माना है, ds वेक्टर को हम माने हैं, तो वैसा बहुत सारा ds होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या होता है? उस सारे ds को जोड़ दीजिए, तो उस सारे ds को जोड़िएगा तो इस बीच वाले स्फीयर का एरिया आ जाएगा। और पता है आपको, किसी भी स्फीयर का अगर रेडियस x हो तो उसका एरिया क्या होता है? 4πx²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 4πx²। तो EP इंटू EP, इसके बदला मैं क्या लिख दूं? 4πx² बराबर 4 रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यू माइनस R1 का होल क्यू। अब देखिए, इस 4π से ये पाई था ना, हाँ ये पाई था, और ये 4 था, ये कट गया, इधर क्या बचा? x²। तो EP बराबर क्या आ गया? देखिए EP बराबर आपको आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये 4x² नीचे आएगा इंटू एक्स क्यू माइनस R1 का होल क्यू। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो 11 नंबर सवाल था, इसमें एक चीज और पूछा है। रो तो उसमें हम क्या निकाले थे? देखिए रो निकाले थे, अब सीधा मैं लिख रहा हूं कि 4π/3 R2 का होल क्यू माइनस R1 का होल क्यू, इतना रो लिखे थे। तो वो स्फीयर इस तरह से था, ये था इनर रेडियस R1, ये था आउटर रेडियस R2, इसमें मटेरियल था, ये बल्क था, इसमें क्यू चार्ज बिखरा हुआ था। अब दूसरे केस में पूछ रहा है कि अगर ये x पॉइंट पर जो बिंदु है वो अगर R2 से ज्यादा हो, इफ यहां पर कंडीशन दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन R2, तो सेम चीज का आप आंसर बताइए। तो x को अगर मैं R2 से ज्यादा कर दूंगा तो जो पॉइंट है क्या होगा? बाहर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारा पॉइंट होगा, उस सारे पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा? एक स्फीयर बन जाएगा, और उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा? x। तो बताइए उस स्फीयर के अंदर, फिर इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को P, और मैं मानता हूं हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EP के बराबर है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा गॉस लॉ के द्वारा कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर q/ε0। क्योंकि बताइए ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके अंदर कितना चार्ज है? q चार्ज है, क्योंकि इस पे अगर q चार्ज है तो ये सारा तो इसके अंदर आ गया। तो इस बार कोई मुझे वॉल्यूम के टर्म में, रो के टर्म में लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं q/ε0 लिख सकता हूं। और फिर बताइए E डॉट ds क्या होगा? E डॉट ds को मैं लिख सकता हूं E ds cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। तो इसको मैं सीधा ऐसे ही हटा देता हूं,
तो ये बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। आप बताइए, ई तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर, वो ईपी के बराबर है, तो ईपी को मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन से बाहर लेता हूं, बाहर ले सकता हूं, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। तो मतलब क्या बचा, देखिए आपको जो बचा ईपी इंटू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और बताइए इस स्फीयर पर ही वो डीएस एलिमेंट है, तो सारा डीएस एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इस स्फीयर का, ये आउटर स्फीयर है, इसका एरिया आ जाएगा। तो सारे डीएस को जोड़िएगा तो मतलब क्या है, इस आउटर स्फीयर का एरिया, आउटर स्फीयर का एरिया क्या होगा बताइए, 4πx², 4πx² बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी कितना के बराबर आ गया, यहां से ईपी बराबर आ गया क्यू बाय 4πε0 x² के बराबर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 12 नंबर सवाल में क्या है, एक मेटलिक स्फीयर है, क्या है, मेटलिक हॉलो स्फीयर है। तो मैं इस मेटलिक हॉलो स्फीयर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये मेटलिक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ ए, तो ये हॉलो है, मतलब अंदर में एलिमेंट कुछ भी नहीं है, इसके अंदर चार्ज कोई क्यू रख दिया, और इसमें जो ए सवाल पूछ रहा है कि ये इसका इनर सरफेस होगा, ये थोड़ा सा मोटा होगा, क्या होगा, ये थोड़ा सा मोटा होगा। मैं इसको कोशिश करता हूं मोटा दिखाने का, एक मिनट रुक जाइए, मैं ये हॉलो स्फीयर बनाता हूं, ठीक है। ये रहा, और ये थोड़ा सा पतला होगा, क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ तो बिटाई होता है हॉलो का चीज का भी है। तो इसमें क्या होगा, मटेरियल होगा, इसमें मटेरियल होगा, ऐसे ही मटेरियल होगा। अच्छा, इस पे ये जो है ये मेटलिक है, ये क्या है, ये बहुत पतला है, ये जो है बहुत काफी पतला है, ए के कंपैरिजन में ये ए है। अगर मैं इसके थिकनेस को, इस थिकनेस को अगर टी कहूं तो टी इज वेरी 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 लेस देन ए, मतलब टी लगभग नहीं के बराबर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यहां पर चार्ज क्यों रख रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके इनर सरफेस पे चार्ज का डेंसिटी क्या होगा। इसके इनर सरफेस ये है, ये है इनर सरफेस, और इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा चार्ज का डेंसिटी, ये पूछ रहा है। तो मतलब ऑप्शन ए सवाल में पूछ रहा है कि रो इनर क्या होगा, और पूछ रहा है रो आउटर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी मेटलिक चीज के अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटल पर अगर कोई भी चीज रहेगा ना, मेटल के अंदर में चार्ज जीरो होता है। तो बताइए इसके अंदर चार्ज क्यों है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको अपने अंदर में जीरो करना है तो इतना ही चार्ज क्यू इसको अपने इनर स्फीयर पर माइनस साइन के साथ डेवलप करना पड़ेगा। तो इस सब जगह पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, इस सारे जगह पर क्या होगा, इनर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके कितना चार्ज पुराएगा, माइनस क्यू, कितना। तो अब आप कह सकते हैं कि अंदर में कितना चार्ज है भाई, क्यू यहां पर माइनस क्यू यहां पर, तो नेट क्या हो गया, जीरो। तो अंदर में जीरो करने के लिए अब एक चीज और बताइए कि ये अगर क्यू यहां पर इलेक्ट्रॉन सारा इकट्ठा हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हमेशा न्यूट्रल होता है। तो भाई माइनस क्यू यहां पर चला आया, तो प्लस क्यू इसके आउटर सरफेस पे डेवलप हो गया होगा, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज आउटर सरफेस पे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था ना, इस पे चार्ज जीरो था इनिशियली, तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो क्यू अगर बाहर पे आ गया माइनस क्यू, तो अंदर पे अगर माइनस क्यू डेवलप हो गया, तो बाहर पे कितना डेवलप होना चाहिए, प्लस क्यू। तो ये इस तरह से जो है प्रोटॉन इस तरफ इकट्ठा हो जाता है, प्रोटॉन इस तरफ से इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर के कितना चार्ज पुराता है बाहर में, बाहर में इस चार्ज का मात्रा ये इकट्ठा होके प्लस क्यू पुरा लेता है। कितना पुरा लेता है, प्लस क्यू, अंदर में माइनस क्यू। तो बताइए अंदर के स्फीयर पर चार्ज सिग्मा होगा, यहां पर सिग्मा होगा, सिग्मा इनर, क्योंकि एरिया पे है ना चार्ज बिखरा हुआ, तो सिग्मा होगा। तो सिग्मा इनर कितना होगा भाई, अंदर के सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और कितना एरिया है अंदर जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, उसका एरिया कितना है, 4πa²। तो 4πa² में क्यू चार्ज है, तो प्रत्येक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू बाय 4πa²। तो देखिए सिग्मा इनर सरफेस पर क्या है, निगेटिव। इसी तरह से आउटर सरफेस पे चार्ज भाई प्लस क्यू, और एरिया 4πa²।
कहने के लिए तो आप कह सकते हैं 4 पाई ए प्लस टी का होल स्क्वायर, लेकिन टी बहुत छोटा है तो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर हो गया, ये ऑप्शन का। ठीक है, देखिए इसका बी पार्ट जो है इस 12 नंबर सवाल का, उसमें कह रहा है कि वही होलो स्फीयर है। क्या है? वही होलो स्फीयर है। थोड़ा सा इसके पास थोड़ा सा मोटाई होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एग्जैक्ट बनाने की। ये बन गया, ये इसका बल्क है। तो वो देखिए पुराना स्थिति क्या था कि क्यू चार्ज आप डाले थे तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ था अंदर में, और डेवलप होकर के कितना डेवलप किया था? माइनस क्यू। और बाहर में कितना डेवलप हुआ था? ये इस तरह से, इस तरह से, ये प्लस क्यू था। अब कह रहा है, मान के चलिए एक चीज़ सीखिए कि ये कंडक्टिंग चीज़ है, मतलब मेटल है। मान लीजिए मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ, ये मेटल है। ये क्या है? ये मेटल है। इसमें हर जगह बल्क है, मतलब हर जगह मटेरियल है। और मान के चलिए इस पर आप क्यू चार्ज दे देते हैं। क्या देते हैं? क्यू चार्ज। तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है जानते हैं? जब मेटल रहेगा तो इसके बल्क में नहीं रहता है, वो सारा आ जाता है बाहर में, यानी कि ये चार्ज इकट्ठा हो जाता है ऊपर में स्फीयर के सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। और सारा का सारा अगर आप क्यू चार्ज इसमें है तो इसमें नहीं रहेगा, इसके अंदर नहीं रहेगा, वो इसके स्फीयर पे आ जाता है। तो मतलब इसके ऊपर की सतह पे आ जाता है मेटल के केस में। तो कह रहा है कि इसके बल्क में अगर क्यू चार्ज दे दिए इस पे, तो अब बताने के लिए कह रहा है कि अगर क्यू चार्ज इसके बल्क में रख दिए हैं तो सिग्मा, अब इस केस में सिग्मा इनर बताइए, सिग्मा आउटर बताइए। तो बताइए ये क्यू चार्ज जब इसमें रखे तो ये तो मेटल है, मेटल में आपको पता है कि सब कहां आ जाता है? सरफेस पर। तो इस पर तो क्यू आ ही गया था, क्यू तो इंड्यूस हुआ ही था इस पर। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं कि क्यू इस पे था ही पहले, लेकिन जब आप क्यू इसके अंदर दे दिए तो ये Q और ये स्मॉल वाला Q आ गया इसके ऊपर में, तो ऊपर में कितना चार्ज हो गया? नेट Q प्लस Q। तो आप बताइए सिग्मा इनर क्या होगा? अंदर में अभी भी क्या है? माइनस Q है, और एरिया कितना है? 4 पाई ए स्क्वायर। अब बाहर में लेकिन देखिए सिग्मा आउटर जब लिखेंगे यहां पर, तो अंदर में चार्ज कितना है बताइए? बाहर में Q प्लस Q, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और एरिया कितना है? 4 पाई ए स्क्वायर। तो इतना होगा सिग्मा। ठीक है, तो इतना होगा इसका आंसर। अब देखिए इसका जो सी पार्ट है, इसी सवाल का जो सी पार्ट पूछा है वो ये पूछा है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सी पार्ट का आंसर ए और बी के केस में पूछा है कि पहला पार्ट में क्या होगा, दूसरा पार्ट में क्या होगा, लेकिन पहला पार्ट में भी वही होगा जितना दूसरा पार्ट में होगा। तो केवल मैं एक पार्ट का निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पहला पार्ट का भी वही होगा। तो मैं बी केस का सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो एक्स दूरी पे है सेंटर से। कितना दूरी पे है? एक्स दूरी पे। इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं ई पी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आप बताइए मैं अगर यहां से इधर भी जाऊं एक्स दूरी पे, 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 तो वो जो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा एक्स दूरी पे, उस सारे पॉइंट को मिलाऊंगा जब मैं, तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, जिस स्फीयर का रेडियस क्या होगा? एक्स, हाइपोथेटिकल स्फीयर। इसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉइंट पर ईपी होगा तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा? ईपी। तो मैं कह सकता हूं, गॉस लॉ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? फाई। और फाई क्या होता है बताइए? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ईपी डॉट डीएस। ये बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये तो गॉसियन सरफेस है, ये पूरा स्फीयर क्या है? गॉसियन सरफेस। तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना इनक्लोज हो रहा है चार्ज? इस बात से कोई बहस नहीं है कि माइनस क्यू यहां पर है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर थोड़ी आ रहा है ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू नहीं आ रहा है। इसके अंदर कितना है? बस क्यू है, तो क्यू इनक्लोज्ड भी क्यू ही होगा। ठीक है, अब बताइए ईपी डॉट ईपी वेक्टर और डीएस वेक्टर में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ईपी डीएस कॉस 0। और कॉस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये बराबर होगा कितना के? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब बताइए ईपी तो कांस्टेंट है,
तो ईपी को मैं क्या कर सकता हूं, ईपी को मैं बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेशन के, ईपी को मैं बाहर ले लिया हूं इंटीग्रेशन के। अब देखिए डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सारे डीएस को इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस स्फीयर का एरिया आ जाएगा जो कि है 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ईपी इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर कितना के बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो ईपी कितना के बराबर होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। मतलब कुल मिला के ईपी का वैल्यू आ गया। आप खुद सोचिए कि इसमें एक केस में भी चार्ज इनक्लोज तो उतना ही रहेगा, क्यों ही रहेगा, तो फिर आंसर भी उतना ही आएगा उस केस में भी। तो ठीक है, इसका हो गया। ठीक है, 12 नंबर।